नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे अलग-अलग सेशंस हम लोग ले रहे हैं यूट्यूब लाइव पे एंड अलग-अलग वेबिनार और उसके थ्रू आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। एंड आज भी आप अपना कीमती समय देके जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका जरूर जो कीमती समय आप दे रहे हैं, उस समय में आपको मल्टीपल रिटर्न्स उसके मिलेंगे एंड उतना नॉलेज एंड उतना एक्सपीरियंस के साथ में मैं आप लोगों के साथ में मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड बिजनेस के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आज की डेट में बिजनेस करना उतना आसान नहीं बचा है और जो टाइटल हमने दिया है कि इजी बिजनेस, मतलब बिजनेस नया भी स्टार्ट करना है तो वो इजीली कैसे कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस को भी आप इजी वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर आज हमें पूरा नॉलेज मिलने वाला है, पूरा इन डिटेल नॉलेज इसका मिलने वाला है। तो इस प्रोग्राम को आप एंड तक देखते रहिए। तो बहुत सारे, क्योंकि कुछ फीस तो हमने इस प्रोग्राम के लिए पे नहीं किया है, लेकिन जो वक्त आप दे रहे हैं तो एंड तक दे दीजिए ताकि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। जो मैं बातें करने वाला हूँ ये ना कहीं पे गूगल से लेके या फिर ना कोई बुक पढ़ के या फिर ना कोई दूसरों के वीडियो देख के बता रहा हूँ। जो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ये हर एक बात ऐसे रहेगी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं एंड जो प्रैक्टिकली बिजनेस करते समय जो अप्स एंड डाउन्स देखे और उसके बाद में जो कंक्लूजन निकला या फिर उसके बाद में जो समझ में आया, वही चीजें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है, उसी तरीके से जो अपने पास है नॉलेज, वो अगर दूसरों के लाइफ में काम में आता है और दूसरों की भी तरक्की होती है, प्रोग्रेस होता है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए होगी। तो आप भी आपके बिजनेस के लिए या फिर नए स्टार्ट करने वाले बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से गोगो ग्रुप के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आज के डेट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट स्टाफ अपॉइंट किए, विदाउट कोई लाइसेंसिंग लिए एंड विदाउट कोई वारंटी या फिर इन चीजों को हैंडल किए, कस्टमर सर्विस को हैंडल किए हुए भी आप कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे आप मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपका जो भी पैशन होगा, जो भी गोल होगा, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्टिंग टास्क होगा, उसी टास्क को सिलेक्ट करके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में अटैच होके कैसे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, कैसे अपने अर्निंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है, ये जनरली बिजनेस करना लोगों को डिफिकल्ट लगता है और अभी का जो पीरियड है, अभी के पीरियड में पोस्ट कोविड अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इसमें तो और भी डिफिकल्ट हो गया है कि कोई भी बिजनेस को रन करना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस को अभी फेस करना पड़ रहा है सभी लोगों को। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है 4 महीने से ऑपरेटिंग नहीं है, अभी कुछ बिजनेसेस ऑपरेटिंग हो चुके हैं लेकिन फिर भी स्टाफ नहीं है, कस्टमर्स उतने लेवल पे नहीं है, लोग अभी अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें उसी उन्हीं चीजों के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं। इनके जॉब से बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी जॉब चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है कंटिन्यू होगा या नहीं। इवन ये सिर्फ इंडस्ट्री और सोसाइटी या फिर लोगों के सामने के चैलेंजेस नहीं है, इवन ये चैलेंजेस गवर्नमेंट लेवल पे भी फेस हो रहे हैं। और कल का ही महाराष्ट्र में तो न्यूज सुन के बहुत बड़ा दुख हुआ कि एक मंत्री साहब ने बताया कि गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं बचा है एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको, जो कोविड के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉइज को हम लोग सैलरी दे सकेंगे या बाकी एम्प्लॉइज को इधर सैलरी नहीं मिलेगा या कुछ परसेंटेज में मिलेगा, और कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। मतलब आज की डेट में, आज तक हम लोग जो समझते थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो सबसे सिक्योर हम लोग हो जाते हैं, लेकिन वहां पे भी चैलेंजेस ये पोस्ट कोविड कंडीशन में फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट लेवल से भी अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी चैलेंजेस में फेस कर रही है, छोटे छोटे बिजनेसेस भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जॉब करने वाले भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, फार्मर्स भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें बहुत सोच समझ के और बहुत शार्पली इस सिचुएशन से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आज के पहले की जो जिंदगी थी उससे आने वाली जिंदगी बहुत तकलीफदेह हो सकती है। तो इसीलिए आज दूसरों के ऊपर भरोसा, मतलब अपेक्षाएं ना करके हम
अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो हम खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और खुद की कैपेबिलिटीज, खुद का नॉलेज एंड खुद के स्किल्स को बढ़ा के इमीडिएटली हम लोग बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हर किसी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आज के डेट में पैसा कमाना या पैसों के साथ में सबको एलर्जी होती है, किसी को पैसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पैसा भले ही आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन आपको पैसा कमाना पड़ता है बच्चों के स्कूल के लिए, आपको पैसा कमाना पड़ता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो पेट्रोल के लिए, फ्यूल के लिए, हर जगह पे हर चीज के लिए पैसा लगता है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। रेंट्स जो पेंडिंग है, अगर आपका खुद का भी घर है, खुद की भी फैक्ट्री है, खुद का भी ऑफिस है, फिर भी उसका मेंटेनेंस के लिए अकेला कोई इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है, तो साथ में जो टीम है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो उनका फ्यूचर के लिए, उनका आज नीड्स को कंप्लीट करने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बोलेगा कि मुझे पैसों से प्यार नहीं है या मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आज डे टू डे लाइफ को जीने के लिए, उन जरूरतों के लिए हर इंसान को पैसा कमाना ही पड़ेगा। और कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। जिस तरीके से आज वैक्सीन भी आ रहा है एंड बाकी के भी चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल से बहुत अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरफ से भी मोटिवेशन मिल रहा है एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आगे आ रही है, बहुत सारे फाउंडेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आ रहे हैं जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ में हमारा खुद का सपोर्ट होना जरूरी है, हर इंसान को खुद खड़ा होना जरूरी है। तो इसीलिए कुछ बातें मैं आज ऐसी करूंगा, शायद आपको अभी सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन फैक्ट के ऊपर मैं बातें करूंगा एंड जो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर मैं बातें करूंगा, तो उन बातों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी गौर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन बहुत डिफिकल्ट होने वाले। अगर आपका सिचुएशन अभी का ऐसा है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉपरली, बहुत सारे लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 महीना 6 महीना और भी लॉकडाउन 4 महीना रहता है, तो उनके लाइफ के लिए उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखा हुआ है, आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसे होंगे कि जिनको आज फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हर एक के पीछे बैकलॉग भी क्रिएट हो चुका है एंड अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करे एग्जैक्टली। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको रन करना डिफिकल्ट है एंड नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस कहेंगे तो बिजनेस के लिए सबसे पहले हमारे सामने आता है कि नया कुछ स्टार्ट भी करना है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, रिस्क होती है एंड वो बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। छोटा से छोटा भी बिजनेस, अगर एक पान ठेला भी आपको स्टार्ट करना है तो भी 2-4 लाख रुपए का कैपिटल तो चाहिए ही, और वो भी इमीडिएटली आज के डेट में रन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें सोचना पड़ेगा, बहुत सारे एंगल से हमें देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मार्केट में डिमांड कौन सी चीजों की है एंड प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी चीज में आएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ अगर हम लोग कर सकते हैं या मिनिमम कैपिटल में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसके जो ओवरहेड्स है उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको मिनिमम एक्सपेंस लेवल पे कैसे लेके आ सकते हैं एंड उसको हाईएस्ट परफॉर्मेंस बेस पे कैसे लेके आ सकते हैं, अगेन रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचेंगे एंड कुछ बहुत सारी आइडियाज एंड चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बिजनेस, आज तक बिजनेस से हम लोग डरते थे, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं उनको भी इच्छा होती है, अंदर से तो इच्छा है कि मुझे भी खुद का बिजनेस करना है। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि बॉस के ताने सुनना या फिर टाइम टू टाइम ऑफिस जाना आना, बहुत सारे स्ट्रगल करके वो चीजें एक्टिव करना, या फिर आज की डेट में भी बाहर इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद भी लोगों को जाना पड़ता है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर दिल में है आपके कि आप भी जॉब छोड़ के या जॉब के साथ में खुद का एक कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज आपके लिए ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी के साथ में विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इमीडिएटली बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बिजनेस का डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि उस बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि हम लोग रिस्क इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो उसका रिस्क है कि वो गुम हो सकता है। दूसरा रिस्क क्या होता है? दूसरा जो टाइम हम देंगे उस टाइम का रिस्क होता है। एंड तीसरा रिस्क होता है हमारे सामने
कि जो हमने आज के डेट में करियर कर रहे, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर एक जगह पे बिजनेस फेल हो गए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, दोबारा कोई काम करने में उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए बिजनेस के ये पॉइंट्स के ऊपर मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा, एंड देन कैसे आज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इन चीजों के ऊपर बात करूंगा। बिजनेस है तो रिस्क है, लेकिन बिजनेस के रिस्क को कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिस्क का डर क्यों लगता है? क्योंकि कौन से बिजनेस में रिस्क होता है? पहला तो बिजनेस का बेसिक रूल हमें समझना जरूरी है। बिजनेस का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द बिजनेस। बिजनेस मतलब आप अदर पीपल्स के जो नीड्स एंड विशेष है उनको फुलफिल करते हैं, उनके लिए इधर सर्विसेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए आज के डेट में आपको नीड्स या फिर उनके विशेष नीड्स और विशेष को फुलफिल करते समय आप बिजनेसेस कौन से कर सकते हैं? इधर सर्विस बिजनेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उनको उस चीजों का एजुकेशनल बिजनेस कर सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस करते समय अगर उस बिजनेस का परफेक्ट नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो नॉलेज ना होने की वजह से उस लाइन में, उस बिजनेस में हम लोग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोग आज स्टार्टअप का एक ट्रेंड और क्रेज चल रहा है, तो स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में बहुत सा पैसा लगाने के बाद में, इन्वेस्टर मिलने के बाद भी 95% प्लस स्टार्टअप्स क्लोज हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि उस आइडिया को, उस प्रोडक्ट को, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो काबिलियत चाहिए, वो ना होने की वजह से बहुत सारा फाइनेंस होने के बावजूद भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए पैसा ही चाहिए और पैसे से ही बिजनेस सक्सेसफुल होता है, ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए। बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए उसकी काबिलियत होनी चाहिए, उस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए उस बिजनेस का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और उस बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। अगर ये चीजें अपने पास है तो पैसा हो या ना हो, फिर भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर भी बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो पिछले 10 साल से, 2011 से लेकर 2020 तक का अभी तक का जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और इस इंडस्ट्री में भी आते समय हमने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। इवन जीरो से नहीं कहूंगा मैं, माइनस से स्टार्ट किया था, तो माइनस से फिर जीरो में, जीरो से प्लस में। तो ये जर्नी जो रहा है, तो ये भी बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस इस जर्नी में लिए। एंड फ्रॉम एट द एज ऑफ 17 ईयर, मतलब लास्ट 23 ईयर से जब इंडिपेंडेंट बिजनेस में कर रहा हूँ, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे, तो उसके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हर किसी को काम में आने वाले हैं। तो बिजनेस में पहली बात हमने जान ली कि बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? डर जो है, तो डर को भगाने के लिए, डर का रिप्लेसमेंट कैसे होता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको उस चीज का पूरा नॉलेज है, जब आप उस चीज में एक्सपेरिमेंट करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है एंड डर भाग जाता है। जिस तरीके से तैरना जिनको नहीं आता, या फिर तैरना आने से पहले हर इंसान को डर लगता है पानी से, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो, उसका नॉलेज लेते हो, नॉलेज कैसे लेते हैं कि हाथ कैसे हिलाने चाहिए, पैर कैसे हिलाने चाहिए, कैसे कम एफर्ट में हम लोग इजीली तैर सकते हैं, इस चीज का नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद में आपने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, और तब आपको पता चला कि आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आप तैर सकते हैं। जब तैर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ट होने के बाद में डर निकल गया। मतलब ये सिंपल प्रोसेस है कि पहले उस चीज का नॉलेज लो, एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो, एंड उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है, डर अपने आप निकल जाता है। उसी तरीके से बिजनेस का भी जो डर है, ये सिचुएशन का भी जो डर है, इसके लिए नॉलेज लेना जरूरी है। इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, उसका एक्सपेरिमेंट करना है, एंड एक्सपेरिमेंट करके कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा एंड डर अपने आप निकल जाएगा। नॉलेज कहां से आ सकता है? जो आप आज गूगल पे पा सकते हैं, यूट्यूब पे पा सकते हैं, या फिर जो चीजें हैं आप बुक्स से पा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। नॉलेज हम किसे कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन लेने के बाद में उसको प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करेंगे। तैरना कैसा है, इसके ऊपर एक बुक पढ़ के आप तैर नहीं सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, तो वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद में प्रैक्टिकली जब आप पानी में जाते हो, तब तैरना आप सीखते हो, तो वो आपको नॉलेज आ जाता है कि दिस इज द प्रोसेस। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब नॉलेज पाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो नॉलेज के लिए एक्सपेरिमेंट आइदर हम खुद कर सकते हैं, या फिर जिसने किसने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनका नॉलेज को हम लोग
इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें एक मेंटर होना जरूरी होता है, कोई तो एक गाइड होना जरूरी होता है जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है एंड सक्सेस को अचीव किया है। तो इसीलिए जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ओन लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने से, क्योंकि ओन लेवल पे जब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो दो चीजें होगी, वो एक्सपेरिमेंट आइदर सक्सेसफुल होगा या फिर फेलियर होगा। दोनों कंडीशन में नॉलेज मिलेगा आपको। अगर अनसक्सेसफुल रहा तो आपको नॉलेज मिलेगा क्या नहीं करना है इस चीज का, अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको नॉलेज मिलेगा कि क्या करना है या कैसे करना है। तो ये दोनों चीजों का नॉलेज उसमें से मिल जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते समय आपका कॉस्ट जाता है, आपका टाइम जाता है एंड आपके एफर्ट्स भी जाते हैं। तो ये तीनों चीजें जानने के बाद में क्या नहीं करना है ये अगर सीख जाते हैं तो डिफिकल्टी ज्यादा है। एंड ये सब कुछ करने के बाद में, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, तो आज का सिचुएशन ये है कि हमें टाइम बचाना है, हमें एक्सपेंस बचाना है एंड हमें उसमें लगने वाला जो कैपिटल है उसको भी हमें बचाना है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए जो गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आज आपके लिए कुछ साथ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है, जिसमें आप गोगो ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जो हमारे पास नॉलेज है वो यूज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुडविल मार्केट में वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उनका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, एंड जो आज के डेट में सिंपलेस्ट सिस्टम्स बना के दिए हमने उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को भी इजीली सक्सेसफुल कर सकते हैं। अलग अलग बिजनेसेस है मार्केट में, लेकिन बिजनेस को सिलेक्ट करते समय वो बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होना, इनोवेटिव होना एंड लोगों का नीड बेस्ड बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 2011 में जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया कि फ्यूचर के लिए और लॉन्ग विजन से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करेंगे, नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए यही इंडस्ट्री हमारी मेन इंडस्ट्री रहेगी एंड इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब विजन हमने लंबा रखा। उसके साथ में पैशनेट इंडस्ट्री है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे लिए ये पैशनेट इंडस्ट्री थी, तो ये इंडस्ट्री में काम किया। और सबसे बड़ी खास बात इस इंडस्ट्री की मुझे ये लगती है कि ये इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कम इंडस्ट्रीज आपको ऐसी मिलेगी कि जिसमें आप खुद के लिए काम करते हो तो भी दूसरों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी ये इंडस्ट्री है कि जिसमें आप खुद के लिए काम करो तो भी आप नेचर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी आप कंट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप सेल्फिश बन जाओ, आप इसमें पैसा कमाओ तो भी आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी आप इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो बाय प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो, वो नेचर के लिए हार्मफुल होता है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है, लोगों के लिए हार्मफुल होता है। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में पॉजिटिवली हमें मिल सकती है एंड इन चीजों की वजह से ये इंडस्ट्री मेरी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री है। आज के डेट में 2011 से लेकर 20 तक का जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज हमने किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कंपोनेंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ओईएम सप्लाई, देन कंपोनेंट सप्लाई, देन व्हीकल डेवलपमेंट्स, अप्रूवल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अप्रूवल्स, देन उसके साथ में अभी 2019 से हमने ट्रेनिंग फील्ड में भी इंटरेस्ट स्टार्ट किया एंड गोगो फाउंडेशन के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का कंप्लीटली ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। एंड अभी 2020 में हमने सभी लोगों के लिए एक बिजनेस एसोसिएट बन के आपको प्लेटफॉर्म भी रेडी करके दे दिया कि जिसमें आपको खुद के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म में आ जाइए, सब साथ में ग्रो होते हैं। आप जो जो प्लस पॉइंट, जो जो पॉजिटिव चीज है हमारे पास है उसका आपके बिजनेस के लिए यूटिलाइजेशन कीजिए एंड आप भी अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो लेवल पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो आप सक्सेसफुल हो जाए, अचीव कर लिए। दूसरी बात इस इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की, ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है और दुनिया की आज के डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है। फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि जो रिवोल्यूशन होते जा रहा है, जो आज फ्यूल के जैसे चैलेंजेस क्रिएट हो चुके हैं, जो आज ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अभी पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो चुका है। हर एक कंट्री उसके पीछे लगी हुई है और बहुत एग्रेसिवली अभी हुक और कुक वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और आज कन्वर्जन, अगर आपको फ्यूल के अल्टरनेटिव अगर कुछ करना है तो इलेक्ट्रिक के सिवाय आज ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इन फ्यूचर क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में आप बोलेंगे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन भी सपोर्टिंग है। हाइड्रोजन में आपका चार्जिंग सिस्टम वर्क करेगा, अगेन आपका व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिकली चलेगा, मोटर एंड कंट्रोलर तो उसमें यूज करना ही होगा। उसी तरीके से न्यूक्लियर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है एंड उससे अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चल सकता है। तो ये रिसोर्सेस हो गए, चार्जिंग के मेथड्स हो गए, जैसे सोलर से चार्ज करते हैं वैसे हाइड्रोजन से कर सकते हैं, न्यूक्लियर से कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन से बैटरी को चार्ज किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लेकिन एट द एंड चलेगा वो मोटर के साथ में ही। और मोटर का एक खास बात यह है कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिला। आज तक व्हीकल्स में जो यूज होता था इंजन, तो इंजन के लिए कितने सारे पार्ट्स लगते हैं, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी लगता है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बड़ा लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी लगती है। इन सब चीजों की वजह से इंजन के लिए आज अल्टरनेटिव मोटर आ गया। तो मोटर में जैसे इंजन में अगर 400 पार्ट है, तो मोटर में 16 से 18 पार्ट में मोटर चलती है। इसमें हीट जनरेट नहीं होता है, इंजन को हीट के बगैर इंजन चल नहीं सकता है। वहां पे इफिशियंसी जो इंजन की है वो 25-30%, BS6 में भी जाएंगे तो नॉट मोर देन 35% आपको इफिशियंसी नहीं मिल सकती है। यहाँ पे मोटर का इफिशियंसी जैसे इंडक्शन मोटर भी है तो भी आपको 50-60% तक इफिशियंसी जा सकती है। सिंक्रोनस में वो और बढ़ सकती है, देन BLDC में वो और ज्यादा आ सकती है। मतलब हाईएस्ट इफिशियंसी भी इसमें लिया जा सकता है। कॉस्ट बहुत सारा बच जाता है एज कंपेयर टू इंजन और मोटर का अगर कॉस्ट देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। देन इसमें अलाइनमेंट, मतलब इंजन को एक आइडियल स्पीड पे ही आप चलाएंगे तो हाईएस्ट टॉर्क डिलीवरी होती है, इसीलिए बहुत सारे सिस्टम्स उसमें ऐड हो जाते हैं इंजन के साथ में। फिर क्लच बॉक्स लगता है, गियर बॉक्स लगता है, देन आपको एक लाइन में अलाइन होना चाहिए सब सिस्टम्स, व्हील जब ड्राइव होते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में व्हील के अंदर भी हब मोटर्स बनते हैं, मतलब आपका इंजन एक बार व्हील में आ गया तो आपको पूरा फ्रीडम मिल जाता है कि आप व्हीकल अपने चॉइस के हिसाब से, जैसे जैसे एप्लीकेशंस है वो हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फ्लेमेबल कोई चीज इसमें यूज नहीं होती है तो वो भी डर नहीं रहता है। बहुत सारी जगह पे आप इंजन वाले व्हीकल्स को नहीं यूज कर सकते, फ्यूल वाले व्हीकल्स को नहीं यूज कर सकते, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी सेगमेंट्स हैं। तो इन सब चीजों की वजह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, पोल्यूशन के चैलेंजेस, देन फ्यूल के जो चैलेंजेस है, आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो 85% फ्यूल हम लोग इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो कंट्री का सबसे ज्यादा रिवेन्यू आज फ्यूल इंपोर्ट पे बाहर जाता है। मतलब आज बाकी चीजें छोटी छोटी अगर इंपोर्ट करते हैं उसके कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास है, और सिर्फ हम लोग कंट्री में 15% ही रिसोर्स कर पाते हैं। 85% फ्यूल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो फ्यूल के थ्रू एवरी डे हर पर्सन, अगर एक सिंपली भी मैं एग्जांपल देता हूं तो एवरी डे हर पर्सन मतलब एक टू व्हीलर भी यूज करता है, तो इन एन एवरेज अगर आप निकालते हैं तो हर साल एक इंसान मिनिमम 400 लीटर फ्यूल यूज करता है, 2 बड़े बैरल्स। एक टू व्हीलर हर साल मिनिमम 2 बड़े बैरल्स फ्यूल यूज करती है, मतलब 400 लीटर का फ्यूल यूज करती है। वो 400 लीटर फ्यूल बर्न करने से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो कितना हर एक व्हीकल कर रहा है। एंड सेकंड थिंग, वो 400 लीटर परचेस करने के लिए जो कॉस्ट जाता है, आज 80 रुपीज से प्लस कॉस्ट चली गई है। अगर 80 रुपीज से भी कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 30,000 का कॉस्ट हम हर साल पे करते हैं। उसमें का अगर 85% भी कैलकुलेट करते हैं तो भी मोर देन 20,000 का अमाउंट, टैक्सेस भी माइनस करते हैं तो भी बहुत सारा अमाउंट हम लोग एवरी ईयर हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के बाहर भेजने के लिए। तो हम बाकी चीजों को, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ये करते हैं, लेकिन मेजर जो सेगमेंट है तो इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन होना, इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट होना, इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ होना, ये आज की जरूरत बन चुकी है। यही इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और ये सबके लिए पॉजिटिवली भी साइन है कि ये अगर कन्वर्जन होता है, ये चेंज होता है और ये करना ही पड़ेगा, तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा, नेचर के लिए, कंट्री के लिए एंड हर इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए क्यों अच्छा होगा, जब आप फ्यूल का गाड़ी यूज करते हैं, मतलब अब अगर पिछले 10 साल से आपने कोई या 5 साल से भी टू व्हीलर यूज कर रहे हैं तो हर साल का 30,000, मतलब अगर 5 साल से यूज कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए आपने बाजू के पेट्रोल पंप वाले को जाके दिया है ऑलरेडी। मतलब उसके साथ में अनरिटर्न है कि मेरा कुछ भी हो जाए, भले बच्चों का स्कूल का फीस भरू या ना भरू, लेकिन तुझे साल 30-35 हजार रुपए कम से कम लाके दूंगा। ये मैं मिनिमम पकड़ रहा हूं, सबका इससे ज्यादा ही होता है। कम से कम हर साल मैं तुझे 30-35 हजार रुपए लाके दे दूंगा। और ये कब बंद होने वाला है? कभी नहीं।
मतलब पिछले 5 साल का कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 1.5 लाख के ऊपर का पैसा हमने उन पेट्रोल पंप वाले को दिया है। मतलब गाड़ी आपने 60-70 हजार रुपए में परचेस की और 1.5 लाख रुपए का पिछले 5 साल में फ्यूल यूज किया, तो आज जो गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है वो 2 लाख प्लस की एसेट खड़ी है आपके सामने, जो 20 हजार में भी बेचने जाएंगे तो कोई लेगा नहीं। तो ये कैलकुलेशन हम लोग करते नहीं। उसके कंपेरेटिवली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनिशियल कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कंपनियां गाड़ी बेचती है, फ्यूल नहीं बेचती है। फ्यूल बेचने वाली अलग कंपनियां है, उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रोज पैसा देते हैं। यहाँ पे आपको जब इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं तो वो इंक्लूडिंग बैटरी आ रहा है। मतलब इंक्लूडिंग अगर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी यूज करते हैं, आयन बैटरी यूज करते हैं, तो अगले 3-4-5 साल वो बैटरी चल सकता है। मतलब अगले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का इंक्लूडिंग फ्यूल आपने व्हीकल को परचेस किया है, और वो फ्यूल की वजह से आपका जो व्हीकल है, तो जो बाद में डेली कॉस्ट लगने वाला है वो पूरा नील हो जाता है। तो एज कंपेयर टू अगर देखेंगे तो कोई भी टू व्हीलर हाईएस्ट एवरेज देने वाले भी यूज करते हो तो 5 साल की में उसकी प्राइस 2 से 2.25 लाख रुपए मिनिमम होती है। वही अगर आपने भले 1 लाख का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया तो भी अगले 5 साल में वो 1 लाख का 1 लाख की कॉस्ट रहने वाला है। तो भी आप मोर देन 50% सेव करते हो। मतलब जनरली अगर देखेंगे तो एज कंपेयर टू फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट आपको 25 to 30% में ही होता है। लेकिन इंडिया में हमें आदत अलग है, हमें इंस्टॉलमेंट की आदत है। हमें डेली थोड़ा थोड़ा करके कितना पैसा जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन वन टाइम अगर पे करना है तो हमें महसूस होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महंगे आते हैं। तो महंगे नहीं आते हैं, वो नॉर्मल व्हीकल से 25-30% कॉस्ट में ही आते हैं। तो ये एक एडवांटेज सबसे बड़ा है, तो इसीलिए लोगों ने अभी एडॉप्शन करना शुरू किया है। दूसरी बात, कुछ चैलेंजेस भी इंडस्ट्री के सामने जब इंप्लीमेंट हो रही है, तो चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे बैटरी टेक्नोलॉजीज अभी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी तक का जो फेज था इंडस्ट्री का 2010 से लेके 2020 तक का, ये अवेयरनेस फेज था। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होना जरूरी था, वो बहुत अच्छे लेवल पे अभी हो चुका है। 2020 से लेके 2025 तक का जो फेज है, ये इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट फेज है। जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है तो इस्टेब्लिश होते समय इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें इंप्रूव, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना है, पॉलिसीज क्रिएट होना है, गवर्नमेंट लेवल से बहुत सारा काम होना है, अप्रूवल प्रोसेसेस स्मूथ होना है, लोगों को उसका टेक्निकल नॉलेज आना है, उसके रिपेयरिंग सर्विसेज क्रिएट होने हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्रिएट होने हैं, उसके टेक्नोलॉजीज और डेवलप होने हैं, उसका लोकलाइजेशन होना है। क्योंकि जब प्रोडक्ट लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट होता है तब उसका कॉस्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब चीजों के ऊपर 2020 से लेकर 25 तक इस इंडस्ट्री में भी काम होते रहेगा, रिवोल्यूशन आते रहेगा। उसके साथ में जब स्टेब्लिश हो रहा है तो सेम आज के डेट में बैटरी चैलेंजेस, बैटरी का सेल्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं होता है, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इंपोर्ट से हमें आज नफरत है कि इंपोर्ट नहीं कोई भी चीज को करना है हमें, देन उसके लिए अल्टरनेटिव यहाँ पे डेवलप करना जरूरी है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के डेट में बहुत बड़े बड़े कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, जितने भी साइंटिस्ट है, इवन इसरो ने भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को शेयर की है। तो बहुत कम समय में इंडिया में भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, और 100% बैटरी पैक भी मेड इन इंडिया ही रहेंगे। उसके साथ में जो कुछ कंपोनेंट्स आज इंपोर्ट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कि जैसे हमने भी लास्ट 2 ईयर से एक एक कंपोनेंट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का चैसिस हो गया, सीट, वायरिंग हार्नेस, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स आज हम लोग 100% यहाँ पे बनाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स है कि जो आज टेक्नोलॉजी या यहाँ पे उसका सपोर्टिंग इंडस्ट्री ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछले 4 साल का हमारा डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जहाँ पे ये सब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाइना में डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, उस एक्सपीरियंस के बदौलत आज हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट 100% इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। या फिर जितनी चीजें, जैसे मोटर मैन्युफैक्चरिंग हमारा मेन पैशन है, तो मोटर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग अपने लेवल पे चालू करेंगे, और बाकी जितने भी टेक्नोलॉजीज है, जितने भी व्हीकल्स के सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हम आपको कर सकते हैं। आपको भी अगर उसमें इंटरेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी बड़ी कंपनियों को आज हम लोग टेक्नोलॉजी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ओईएम सप्लाई में कंपोनेंट्स देते हैं, अप्रूव्ड करके कंपोनेंट्स देते हैं। तो इन चीजों की वजह से आज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए हमने हमारा रोल जो डिफाइन किया है, हम लोग
360 डिग्री सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। हम कोई अपने ब्रांड से व्हीकल लॉन्च करके मार्केट में एक पर्टिकुलर इसमें काम नहीं करना चाहते, हम इंडस्ट्री सपोर्ट में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री सपोर्ट में जो जो चीजें आज यहाँ पे कम पड़ रही है, जैसे कंपोनेंट्स कम पड़ रहे हैं तो कंपोनेंट्स को हम लोग अवेलेबल करके दे रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कस्टमाइज होना बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है दुनिया के सभी मार्केट से अलग है। यहाँ का यूजर का मेंटेलिटी अलग है, यहाँ का रोड कंडीशन अलग है, यहाँ के टेरेन्स अलग है, हर एक एरिया में टेम्परेचर लेवल अलग है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में आपको इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन है, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आज इतने साल स्ट्रगल करके इंडिया में सक्सेसफुल होने का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और वर्ल्ड में आज 4 नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी रिवोल्यूशनरी फेज में शिफ्ट चेंज ओवर जो होना है उसमें थोड़े से चैलेंजेस अभी के डेट में आ रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें से ओवरकम होके सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुके हैं। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं, अगर आपको सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो आप सर्विसेज में आ सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो ट्रेनिंग में इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप ट्रेडिंग में भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन एंड टर्नओवर इस इंडस्ट्री में, दुनिया का सबसे ज्यादा टर्नओवर आज के डेट में अगर देखेंगे आप तो एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री होगी पीछे अगले 20 साल में, या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होगी। क्योंकि चैलेंजेस ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से चैलेंजेस इतने क्रिएट हो चुके हैं कि उन चैलेंजेस के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, और उस चैलेंजेस को रूट से निकालने के लिए हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री। लेकिन जिनको टेक्निकली पैशन होता है या जिन लोगों को टेक्निकली वर्क करना होता है, तो वो टेक्निकली पैशन वाले लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में आएंगे। और इस इंडस्ट्री में आज के डेट में सर्विस का मैं एग्जांपल दे रहा था कि सर्विस में अगर देखेंगे तो आज नए व्हीकल्स को क्रिएट जितने अगले 20 साल में बिकेंगे उससे भी ज्यादा व्हीकल्स ऑलरेडी आज रोड पे हैं। तो उन व्हीकल्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ा मार्केट आज बन चुका है। उसमें से बहुत सारे चैलेंजेस भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को क्रिएट करने के लिए मतलब व्हीकल एज इट इज यूटिलाइज कर सकते हैं, इंजन को निकाल के हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का इंप्लीमेंटेशन वहां पे कर सकते हैं। या फिर कुछ चीजें जो है गोगो ग्रुप ने हाइब्रिड कन्वर्जन, हाइब्रिड या रेट्रोफिट कन्वर्जन हम जिसको बोल सकते हैं, तो आपका व्हीकल एज इट इज रहेगा, उसके साथ में इलेक्ट्रिक मोटर भी लग जाएगा, जिसके ऊपर जब तक बैटरी है आप बैटरी पे व्हीकल को रन कर सकते हैं, और जब आपका बैटरी खत्म हो जाता है तो आप इलेक्ट्रिक इंजन पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आज जब तक बैटरी टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हो रही है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, यहाँ पे जब तक बैटरी का प्राइस और कम हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, तब तक लोग हाइब्रिड या रेट्रोफिट व्हीकल यूज करना पसंद करते हैं। क्योंकि आज के डेट में बैटरी का साइज एंड कैपेसिटी, तो आज एक बार चार्ज करेंगे तो 500-1000 किलोमीटर आपका व्हीकल नहीं जा सकता। जैसा आपने पेट्रोल का टैंक में एक बार फुल किया तो आपका व्हीकल 200-300 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन उतने कैपेसिटी का बैटरी आज यूज करने के लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगा, एंड दूसरी चीज तो उसका चार्जिंग टाइम एंड वो कंटिन्यूअसली आप नहीं कर सकते। दूसरा, चार्जिंग फुल्ली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्जिंग के साथ में भी चैलेंजेस आता है। कभी कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जैसे बहुत सारी जगह पे रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, या फिर कोई रात को आने के बाद भूल गया या चार्जिंग को नहीं लगा सका, तो दूसरे दिन वो व्हीकल यूजलेस बन जाएगा। या फिर आपको किसी दिन लंबा जर्नी पे जाना है तो आपको कैलकुलेटेड ही आप एरिया में घूम सकते हैं। तो इसीलिए ये भी जो चैलेंजेस है ये हाइब्रिड में सॉल्व हो जाते हैं, रेट्रोफिट में सॉल्व हो जाते हैं। और जो गोगो ग्रुप ने मोटरसाइकिल हाइब्रिड कन्वर्जन किट या रेट्रोफिट किट बनाया हुआ है, तो जिसके थ्रू आज बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड है, और जो लोग हर एक व्हीकल को रेट्रोफिट करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से दो चैलेंजेस सॉल्व हो गए। रेंज का लिमिटेशन हट गया, आपने जो बैटरी कैपेसिटी डाला है, समझो 80-100 किलोमीटर बैटरी पे चलने वाला कैपेसिटी आप यूज कर रहे हैं, तो उस कैपेसिटी के साथ में आपका 80-100 किलोमीटर होने के बाद में आप और अगर ज्यादा जर्नी आपको कंटिन्यूअसली करनी है, कहीं पे रुकना नहीं है, हॉल्ट नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली इंजन पे ऑन कर सकते हैं और आपका जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप इंजन पे चला रहे हैं तो अगेन बैटरी भी चार्ज हो जाता है, तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद में फिर से आप इंजन ऑफ कर सकते हैं, फिर से बैटरी पे जा सकते हैं। तो विदाउट हॉल्ट आप व्हीकल को यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है वही यूज में आ रहा है, तो इसका एक एडवांटेज ये होता है क्योंकि आज हर एक के पास में अपने चॉइस का व्हीकल है।
जरूरी नहीं है कि वो चॉइस का व्हीकल का ही कंपेरेटिव व्हीकल आपके इलेक्ट्रिक में नया मॉडल अवेलेबल हो जाए, लेकिन आपका ही व्हीकल अगर इलेक्ट्रिक पे हो रहा है और उसमें दोनों ऑप्शन अगर है, तो इसमें बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोग इन चीज को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो इनिशियल फेज यही रहेगा कि हाइब्रिड कन्वर्जन होगा, देन लोग धीरे धीरे फुल्ली कन्वर्जन पे आएंगे, एंड उसके बाद में जब व्हीकल चेंज कर रहे हैं तो तब वो नया व्हीकल परचेस करने के लिए आएंगे। तो फर्स्ट जो स्टेज है रेट्रोफिट का चलेगा, कन्वर्जन का चलेगा, एंड सेकंड फेज में फिर नए व्हीकल्स बिकने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, और इसमें सर्विसेज में, मतलब आपका टेक्निकली आपको अगर पैशन है, आपको मजा आता है सर्विसेज देने, तो आप उसके रेट्रोफिट कन्वर्जन ऑथराइज सेंटर्स ले सकते हैं। वो सेंटर लेके भी आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। जैसे बाइसिकल के लिए कन्वर्जन किट्स है, टू व्हीलर के लिए कन्वर्जन किट्स है, अभी थ्री व्हीलर का कन्वर्जन किट एक दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा, जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग थ्री व्हीलर को इंजन को निकाल के आप रेट्रोफिट कर सकते हैं। बैटरी के ऊपर, बैटरी का ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से व्हीकल बनाने वाली कंपनी व्हीकल्स बनाती है एंड फ्यूल सप्लाई करने वाली कंपनियां फ्यूल सप्लाई करती है, तो वो पैरेलली दोनों लाइन चलते होते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी मैन्युफैक्चरर को, व्हीकल मैन्युफैक्चरर को बैटरी के बारे में ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्यूल मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने बैटरी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपने रिसेंटली अगर एक वीक में न्यूज आपने सुना होगा कि जैसे सन मोबिलिटी यानी बैंगलोर की जो कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट रेवा जिन्होंने इन्वेंट की थी, एंड रेवा कंपनी, रेवा मॉडल जिन्होंने लॉन्च किया था, तो वही कंपनी अभी सन मोबिलिटी, मतलब वही फाउंडर्स अभी एज ए सन मोबिलिटी रन कर रहे हैं। तो उनके पास भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, एंड अर्ली एडॉप्शन वो लोग करते हैं। जैसे कार भी फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे किया, उसी तरीके से बैटरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने टाइप किया है भारत पेट्रोलियम के साथ में। तो भारत पेट्रोलियम एंड सन मोबिलिटी मिलके स्वैपेबल बैटरीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आज के डेट में जितना चार्जिंग के लिए भी टाइम लगता है, समझो आपको 2 आवर 3 आवर चार्जिंग के लिए टाइम लगता है, तो उतना भी टाइम कोई व्हीकल के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे जैसे अब छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर सेंटर्स रहेंगे, या आपके और छोटे छोटे शॉप्स में भी सेंटर्स हो सकते हैं, जहां पे आपने गए तो विद इन 1 मिनट आप बैटरी पैक को निकाला, वहां पे रख दिया, दूसरा बैटरी पैक को लिया, अपने व्हीकल पे रख दिया, ऑटोमेटिकली मोबाइल से सिर्फ स्कैन किया, आपका पेमेंट भी अकाउंट से, रेंटिंग उसका कट हो जाता है, एंड बहुत कम कॉस्ट में आपको बैटरी का कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ता है। आपने बैटरी लिया, यूज किया, जैसे एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, फिर से रिफिल करके लाते हैं, उसी तरीके से चार्ज बैटरी आपने लिया, डिस्चार्ज बैटरी वहां पे वापस रख दिया, वो यूज किया फिर से। और आज के डेट में पेट्रोल पंप्स इतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हो गए, या फिर ये चार्जिंग स्टेशन इतने नजदीक हो जाएंगे, तो किसी को भी बैटरी के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जब बड़ी कंपनियां काम करती है तो बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजीज को भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेटअप होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज बड़ी होती है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में, और ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे अभी इंडियन ऑयल ने शुरू किया, धीरे धीरे भारत पेट्रोलियम भी करेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी करेगा, हर एक कंपनी इसमें आ जाएगी। जो पेट्रोल पंप के आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे हर एक पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल मिलता है, वैसे सीएनजी भी मिलता है, एलपीजी भी मिलता है, उसी तरीके से हर एक पेट्रोल पंप पे अभी बैटरी, स्वैपेबल बैटरीज भी, जैसे चार्जिंग स्टेशन हो रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे, एंड उसके साथ में स्वैपेबल बैटरीज का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अभी इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, मतलब एक ही बैटरी आप टू व्हीलर में भी यूज कर सकते हैं, थ्री व्हीलर में भी यूज कर सकते हैं, एंड वही बैटरीज को नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ा के आप फोर व्हीलर में भी यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट पेज है। 2 से 3 साल में आप देखोगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स हो चुके होंगे, और उसके ऊपर इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हो चुकी होगी। मतलब जो चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस के ऊपर भी सब लोग मिलकर सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन आज आप बिजनेस को शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो फायदा ये होने वाला है, क्योंकि 2025 के बाद में अगर इस इंडस्ट्री की तरफ आप देखते हैं, तो 25 के बाद में कॉम्पिटिटिव मार्केट में आना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने के बाद में आप एक्सपेरिमेंट अगर चालू करेंगे, तो फिर आपका बिजनेस उतने लेवल पे आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अभी से काम करेंगे, तो उनके पास एक्सपर्टाइज आएगा, नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा। तो 2025 के बाद में जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री एकदम से बूम हो रहा है, तो उस समय आप विथ नॉलेज, विथ कंपोनेंट्स, विथ मॉडल्स, विथ ट्रेन टीम एंड विथ एक्सपीरियंस आप रेडी रहेंगे। जब रेडी है, तो बिजनेस को ऑटोमेटिकली मल्टी डायमेंशनल कर सकते हैं, मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। जिस तरीके से बहुत अर्ली, ये राइट टाइम है, क्योंकि हमने 2011 में स्टार्ट किया था, तो वो अर्ली एडॉप्शन था। 10 साल पहले हम
इंडस्ट्री में आए थे। 10 साल में से हमें 6 साल तो पहले घर से पैसा डाल के सस्टेन होना पड़ा, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं था, टेक्नोलॉजीज नहीं थे, हर चीज को क्रिएट करना पड़ा। आपके लिए वो नहीं है, आपके लिए ऑलरेडी अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है, ऑलरेडी अब इंडस्ट्री के बारे में अभी नॉलेज लोगों के पास आ चुका है, एंड ऑलरेडी अभी बैकिंग इंडस्ट्री भी क्रिएट हो चुकी है बहुत सा अच्छे लेवल पे। गवर्नमेंट के भी पॉलिसीज भी नहीं थे 2012, 13, 14 में, तो कन्वर्जन के लिए पॉलिसीज नहीं थे, नए व्हीकल्स के लिए अप्रूवल के लिए प्रॉपरली ये नहीं थे, तो वो भी अभी बहुत अच्छे लेवल तक स्मूथ होते जा रहा है धीरे धीरे, और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो गए। अभी भी टेस्टिंग फीस जो जाती है अप्रूवल में, तो वो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है, तो धीरे धीरे वो भी कंट्रोल में आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक के जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई 40 के स्पीड वाला व्हीकल है और पेट्रोल व्हीकल 100 के स्पीड वाला है, तो 100 के स्पीड से ही इसका भी टेस्टिंग हो जाता है, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो यूज किया जाता है वो ऑटोमोबाइल के हिसाब से यूज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक के लिए कुछ दिनों में ऐसे भी पॉलिसीज आ सकती है कि जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक के लिए अलग टेस्ट होंगे या फिर उसका कॉस्ट कंट्रोल होगा। देन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सब्सिडीज मिल रहे हैं, फेम 2 के अंडर सब्सिडीज मिल रहे हैं, उसमें भी प्रमोशन वो लोग कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम 70 अप टू 70% कंपोनेंट्स आपके मेक इन इंडिया ही होने चाहिए, तो ही उस मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी के लिए एलिजिबल कंसिडर किया जाता है। तो ये बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज है। जीएसटी में जो कंसेशन मिला है, आज नॉर्मल व्हीकल्स 28% जीएसटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5% जीएसटी है, नॉर्मल स्पेयर पार्ट के ऊपर 28% जीएसटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट पे 18% जीएसटी है, तो वो कंसेशन उसमें मिल रहा है। देन आपको रोड टैक्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं लगाना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे पार्किंग के लिए आपको सहूलियत मिलती है, टोल में सहूलियत मिलती है, तो बहुत सारा सपोर्ट जितने कर सकते हैं गवर्नमेंट भी अपने लेवल से कर रहे हैं, देन इंडस्ट्रीज भी अपने लेवल से कर रही है, तो सबका एक ही मकसद है, एक ही जो आने वाला समय है, इस समय के साथ में हर किसी को चेंज होना है, और जब इंडस्ट्री चेंज होती है तो बेसिक चीजों से हर एक स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और वो अपॉर्चुनिटी की वजह से अभी जो टर्नओवर होगा अगले 20 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में दुनिया भर में, वो दूसरे किसी इंडस्ट्री में शायद नहीं हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी है, और बहुत सही टाइम पे आप लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी जो एंटर करेंगे वो विनर ही रहेंगे। अभी इस इंडस्ट्री में काम करते समय आप बोलेंगे सर हमें अच्छा तो लग रहा है, सुनने को करना चाहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो जिम्मेदारी गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एंड गोगो फाउंडेशन ने वो उठाई है। अब भले आपके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉलेज क्यों नहीं है, और इस इंडस्ट्री का नॉलेज आज कौन दे सकता है, गवर्नमेंट लेवल से तो दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इसके पहले थी नहीं। थेरोटिकल एजुकेशन देंगे तो उससे अगेन वही एजुकेशन सिस्टम में हम लोग रहेंगे कि जैसा अभी तक इंफॉर्मेशन पास किया जा रहा है बच्चों को, इंजीनियर भी होने के बाद में अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको स्पैनर भी समझ में नहीं आते, तो जो पुराना नॉलेज है 19वीं सदी का नॉलेज आज 21वीं सदी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो अगर नॉलेज उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होगा तो फिर वही एजुकेशन सिस्टम का वही रोल रहेगा। इसीलिए इसको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग बहुत जरूरी है, एंड डिमांड इतनी बड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियां नॉलेज शेयर नहीं करेगी, क्योंकि उनको अपना नॉलेज, अपना सिक्रेसी अपने तक लिमिटेड रख के उनको बिजनेस करना होता है, तो वो दुनिया के साथ में शेयर नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो सिखाएंगे अपने स्टाफ को, अपने डीलर्स को, डीलर के स्टाफ को, लेकिन जनरली आज अगर देखेंगे आप तो ऑटोमोबाइल में जितने डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के एस्टेब्लिशमेंट है, उससे भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट आपको रोड साइड मिलेगी, या फिर जो प्राइवेटली वर्क वाले लोग है, रिपेयरिंग में वर्क करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो उन लोगों के पास ये नॉलेज को पहुंचना, इलेक्ट्रिक का नॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां पे बहुत बड़ी डिमांड है। यूजर को नॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, तो उसका यूजर को नॉलेज पहुंचना जरूरी है, जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अभी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या हो गया कि इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज कैसे होगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे इंजन है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। इलेक्ट्रिक में क्या होगा, एक मोटर आ गई, मोटर मिल गई तो आप व्हीकल कोई भी बना सकता है, तो छोटे छोटे प्लेयर्स भी इसमें ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स भी काम कर सकते हैं। जब छोटे प्लेयर्स काम करते हैं तो बहुत जल्दी स्टेब्लिश, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बेनिफिट इससे होगा। छोटा एक वर्कशॉप भी रहेगा, तो भी आप वहां पे व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब बोल रहा हूं तो सबके दिमाग में एक ही आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी
सुपर कार टेस्ला या फिर हाई स्पीड मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री मतलब उतनी इंडस्ट्री नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी आप बाजू के ग्रोसरी शॉप वाले को डिलीवरी के लिए एक छोटा सा व्हीकल भी बना के दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। आप लोगों को एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी बना के दे सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकली। तो एक छोटा वर्कशॉप भी इसमें काम कर सकता है और खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकता है, खुद उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स है वो लोग भी ट्रेडिंग में आ सकते हैं। आज के डेट में जो इंडस्ट्री ट्रेडिशनल वे से जा रही है, तो उसमें अभी सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से इनोवेटिव वे में काम करना इंडस्ट्री में जरूरी है, जिस प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं ऑटोमोबाइल का प्लेटफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक में काम करेंगे तो अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना सेल नहीं है। जैसा एक दूसरे व्हीकल का शोरूम होता है, वैसा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम डालेंगे तो उनके 500 गाड़ी बिकेंगे, आपके 50 बिकेंगे। तो 500 के पीछे एक्सपेंस के लिए उन्होंने इतना बड़ा शोरूम खोला है। आप अगर इलेक्ट्रिक के लिए शोरूम खोलेंगे उतना बड़ा, उतना स्टाफ रखोगे, उतना स्टाइल में काम करोगे, तो आज की डेट में उतना व्हीकल सेल नहीं होता है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम स्टार्ट किए और एक 6 महीने में, साल में, 2 साल में बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। हर कोई इंसान काम शुरू कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्यों मेहनत कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं आता है तो वो बिजनेस को वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख सकता है। इसीलिए डे वन से सोचना जरूरी है। और अभी जो ट्रेंड आ चुका है कि अभी ट्रेडिशनली डीलरशिप मॉडल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अभी ऑनलाइन का जमाना आ चुका है। और ऑनलाइन के जमाने में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी ऑनलाइन व्हीकल सेल करना चाहती है, कर रही है। जैसा आपने लॉकडाउन के पीरियड में भी देखा होगा कि हुंडई ने भी ऑनलाइन बुकिंग्स लिए। मतलब अभी बड़े शोरूम्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। उनको एक्सपीरियंस लेने के, ट्रायल लेने के लिए आप ऑनलाइन बुक कर दो। ऑलरेडी बहुत सारे दिनों से हम लोग ऑनलाइन डेमो बुक ही करते हैं। तो उस तरीके से जरूरी नहीं है मेन रोड पे, मेन स्ट्रीट पे बहुत बड़ा शोरूम होना चाहिए। कहीं पे भी आउटसाइड में आपको वेयर हाउसिंग चाहिए, आपको स्टॉक रखना चाहिए, या फिर बैकएंड आपको चाहिए। तो जब बैकएंड से आपको कोई कस्टमर अगर बुक करता है ट्रायल, तो एग्जीक्यूटिव उनके घर पे लेके जाता है, उनको वहां पे ट्रायल देता है, पूरा व्हीकल का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। उनको चाहिए फिर से ऑनलाइन वो कंपनी के वेबसाइट पे गए, वहां पे पेमेंट किया, प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया, व्हीकल का डिलीवरी घर पे आ गया। तो ये सिनेरियो अभी चेंज होगा, चेंज होते जा रहा है हर चीज में। जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे एंड घर पे मंगाएंगे, सोचा नहीं होगा। लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। हर कोई उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है और सिनेरियो भी चेंज होते जा रहा है। तो जमाना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन के जमाने के साथ में हमें भी बिजनेस करने के तरीके, मॉड्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बदलते जमाने के साथ वाली यूज करने होंगे। अगर वही पुराने टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। क्यों टेक्नोलॉजीज? क्योंकि हो सकता है कि आपके पहले जनरेशन ने बहुत अच्छा बिजनेस, आप जो आज कर रहे हो, शायद हो सकता है पहले जनरेशन ने बहुत अच्छा बिजनेस किया होगा। आपने भी पिछले 10-20 सालों में बहुत अच्छा बिजनेस किया होगा। लेकिन अभी बदल के दौर के साथ में वही तरीके, वही स्टाइल, वही टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाली है, बदलने वाली है। तो अभी बदलने की जरूरत है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। एम्बेसडर एक जमाने में किंग थी, मतलब आज दुनिया की बेहतरीन गाड़ी थी और लोग पसंद करते थे, वो एक शान थी। लेकिन एम्बेसडर जब रीलॉन्च हुई तो वही टेक्नोलॉजी, वही शेप, वही सब कुछ था, तो एक इमेज था उसका। और वही तरीके से रीलॉन्च होने के बाद में उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, कि जो एक पूरे पिक पे थी, नंबर 1 पे थी, लेकिन रीलॉन्च होने के बाद में नहीं बिक सके, क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी तब तक। लोगों के डिमांड्स बदल चुके थे, लोगों की चॉइस बदल चुकी थी। लोगों को ऑलरेडी मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके थे कि अभी कोई जरूरत नहीं थी। जिसको पसंद थी ऐसे कुछ चंद लोगों ने लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसी तरीके से आज जो आप काम कर रहे हो, शायद हो सकता है पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा उसको, क्योंकि जमाना अलग था, दिन अलग थे, उस समय की डिमांड अलग थी। अभी की जो डिमांड है 2020 की, 21 की एंड उसके बाद की, उस डिमांड को हमें एनालाइज करना जरूरी है। उसका डिटेल में हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है। और उसको अगर एडॉप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग मार्केट से बिछड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमें
चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा या फिर ट्रैक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से ये वो नए जमाने के साथ में, नए टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस करना है, तो वो सीखने के लिए प्लस आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का, जिस तरीके से हमने बोला कि टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक हम लोग उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो वो टेक्निकल नॉलेज को लेने के लिए, बिजनेस के नॉलेज को लेने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा आपके हाथ में है, वो सही टाइम पे भी है, लेकिन बिजनेस का नॉलेज प्रॉपर ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट आपको उतना सक्सेस नहीं दे सकता है। मार्केट रेडी होने के बावजूद भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से वो बिजनेस में फेलियर आ सकता है। तो वो ना आने के लिए बिजनेस के इथिक्स को समझना जरूरी है, बिजनेस के बेसिक रूल्स को समझना जरूरी है। अगर वो हम जान लेते हैं तो हम बिजनेस को आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा शायद हर जगह से कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा कमाने के साथ में बहुत सारे लोगों का ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि सर पैसा तो मिल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो ये मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि मजा तभी नहीं आता है जब आपने कोई पैशनेट एक्टिविटी को चूज करके बिजनेस नहीं कर रहे या फिर एक्टिविटीज नहीं कर रहे, या पैसा कमाने का आपका जो माध्यम है वो आपका पैशनेट एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो मजा आने के लिए अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका पैशन आपको पता होना जरूरी है। अगर पैशन पता नहीं है तो फिर अगेन अगले 5-10 साल बाद भी वही सिचुएशन होगी कि पैसा तो कमाया लेकिन मजा नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जॉब पे जाने के लिए सुबह उठ के वो टाइम पे पहुंचने में मजा आता है, या पूरा दिन काम करने में मजा आता है, या फिर से घर आने। कुछ लोग होंगे ऐसे कि जिनका पैशन है, तो वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एंजॉय करते हैं लाइफ। पैशन क्या होता है, एक शॉर्ट में अगर बताओ, जो काम करते समय हम कभी थकते नहीं है। जो काम करते समय जितना आप काम करोगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, आपका खुशी बढ़ते जाएगा। तो जितना आप काम करोगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, और जनरल काम में जितना काम करते हैं उतना हम थक जाते हैं। तो ऐसा एक एक्टिविटी हर इंसान के पास में होता है, ऐसा एक काम हर इंसान की जिंदगी में होता है कि वो काम करते समय वो थकते नहीं है। जिस काम में आउटकम से भी ज्यादा प्रोसेस में मजा आता है, आउटकम से हमें लेना देना नहीं होता है। आउटकम में क्या होता है, इसका आज बहुत सारे काम है, आप एनालाइज करो, जो काम से आप पैसा कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या उसके आउटकम से आपको इंटरेस्ट है या प्रोसेस में मजा आता है? बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुर्सी से प्यार होता है, वहां तक पहुंचने के प्रोसेस में या फिर पहुंचने के बाद वो चेयर पे बैठने के बाद में जो काम करना है उसमें मजा नहीं आता है। तो फाइनल आउटकम से हमें अगर प्यार है और प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा है तो वो हमारा पैशन नहीं है। अगर प्रोसेस को ही हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आउटकम कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोसेस का एंजॉयमेंट मतलब आपका पैशन है, और पैशन वाली जिंदगी अगर आप जी सकते हैं तो फिर आउटकम 100% अच्छा ही आता है। 100% अच्छा ही आता है, क्योंकि उसमें आपकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसमें आप बहुत बारीकी से काम करते हो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, उसमें आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो इंसान उसका और ज्यादा नॉलेज लेता है, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करता है। अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम लोग अवॉइड करना उसको शुरू कर देते हैं, जितना नीड बेस है उतना ही काम करते हैं, एंड उसमें से नॉलेज को गेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पैशनेट एक्टिविटी, अभी पैशन को आइडेंटिफाई करना एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम शायद शायद आप पर्सनली भी कर सकते हैं या किसी का मदद लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो करना जरूरी है। विजन को क्लियर होना जरूरी है कि आपका विजन क्या है, वो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर विजन ही क्लियर नहीं है तो वहां तक जर्नी हो नहीं सकती है। देन आपका अगर शॉर्ट टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो उस विजन के हिसाब से आज प्लांटेशन करना पड़ेगा, आज उस तरीके का बीज लगाना पड़ेगा वो जो आपको अपने विजन तक पहुंचा सके। गोल्स क्लियर नहीं है, अगर पता ही नहीं है कौन से जगह पे पहुंचना है, गाड़ी लेके निकले हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, गाड़ी लेके निकले हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ पे पहुंचना है,
तो सब कुछ रिसोर्सेस होने के बावजूद भी, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी हम लोग उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो गोल्स होना बहुत जरूरी है। तो गोल्स क्या होता है, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, अल्टीमेट गोल क्या है, मिड टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, इमीडिएट नीड क्या है, इमीडिएट नीड को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि आज इमीडिएट नीड है ना, अभी ये हफ्ते में क्या लाइबिलिटीज है, ये महीने की क्या लाइबिलिटीज है, ये आपको पता है। तो ये महीने में इमीडिएटली प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं और इमीडिएटली हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। देन क्योंकि कोई भी बिजनेस करेंगे तो 3 4 5 साल जाता है उसमें प्रॉफिट आने के लिए, या बिजनेस फ्रूट, जैसे एक फ्रूट वाला पौधा भी लगाते हैं तो उसको फल आने में 4 5 साल जाता है। तब तक आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, खाद देना होगा, पानी देना होगा। तो हर बिजनेस का भी वैसा ही होता है। क्यों वक्त जाता है? क्योंकि उस बिजनेस का नॉलेज हमारे पास नहीं रहता, एक्सपर्टाइज नहीं होती। जिस दिन एक्सपर्टाइज आती है प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में एक्सपर्टाइज नहीं होती है, तो एक्सपर्टाइज बढ़ने तक का वेटिंग हमें करना पड़ता है। अभी ये एक्सपर्टाइज बढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म हमें ऐसा मिल सकता है क्या कि जिसमें हम लोग खुद का पैसा ना लगाए, खुद का इन्वेस्टमेंट ना करे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ना डाले, खुद का स्टाफ अपॉइंट ना करे, और फिर भी वो बिजनेस का मालिक ही हमारे पास आ जाए, वो बिजनेस का काउंटर हमारे हाथ में आ जाए, और उसका हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर पाए, एक्सपीरियंस ले पाए, नॉलेज बढ़ा पाए, एक्सपर्टाइज बढ़ा पाए, एंड देन हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दुनिया की सबसे खुशी की बात होगी, वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और यही सब सोच को साथ में रखते हुए देन आपको गोगो ग्रुप ने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे गोल्स के ऊपर मैंने बात किया, गोल क्लियर होना जरूरी है। और गोल्स क्लियर नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, जहां पे जाना है, टिकट काउंटर के सामने गए तो उसको हम लोग पैसे देते हैं और बताते हैं कि कहाँ जाना है। अगर बताया नहीं आपने, पैसे दिए और उसको बोला टिकट दे दे, तो वो टिकट नहीं दे सकता है जब तक आप बताते नहीं है कहाँ जाना है। उसी तरीके से जिंदगी में, मतलब आपके पास पैसे हैं, टिकट नहीं मिल सकता है, उसके पास टिकट है फिर भी आपको नहीं मिल सकता है, जाने के लिए गाड़ी है फिर भी जर्नी नहीं हो सकती है, फिर भी वो स्टेशन नहीं मिल सकता है, वो गांव में हम लोग नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। तो वो आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस होता है, और पिछले सालों के ट्रेनिंग के, कोचिंग के एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज से वो प्रोसेस को हम लोग बहुत अच्छे लेवल से कर पाते हैं, एंड आपको सपोर्ट हो जाता है कि आपके गोल्स को क्लियर करना, आइडेंटिफाई करना। उसके साथ में जब टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो पूरा टेक्निकल नॉलेज आना बहुत जरूरी है। भले आप काम कोई भी करो, एज ए ट्रेनर करो, एज ए सर्विस इंजीनियर करो, एज ए सर्विस सेंटर करो, एज ए मैन्युफैक्चरर करो, एज ए शोरूम आप काम करो, या ट्रेडिंग में आप काम करो, फिर भी आपको हर एक चीज का इन डिटेल टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है। तो ये समझना इतनी आसान बात नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके समझना पड़ता है। तो ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इंडियन मार्केट के व्हीकल के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ऐसे है। तो वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वो सब चीजों का नॉलेज आपको ट्रांसफर हो जाता है। उसके साथ में उसका अवेलेबिलिटी, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे हो जाते हैं कि जो आज के डेट में हम लोग अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि 2 2 3 3 साल वो डेवलपमेंट में लगता है, उसमें उतनी R&D करनी पड़ती है, उसमें उतना एक्सपेंस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये सब चीजें डेवलप होने के बाद में फिर कोई कंपनी अपने को इजीली नहीं दे सकती है। तो उसका अगर ऑथोरिटी लाइसेंसिंग आपको मिल जाता है तो वो एक अलग लेवल पे चला जाए। मतलब आज इलेक्ट्रिक में भी छोटा से छोटा भी बिजनेस करना है तो लाखों रुपए का, सिंपल है, आपको स्कूटर का डीलरशिप भी लेना है तो भी 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। उसका एग्रीमेंट फीस ही लाखों रुपए लगते हैं, 1 लाख 2 लाख, हर कंपनी एग्रीमेंट फीस लेती है। उसके बाद में इन्वेंट्री रखनी है, स्टाफ रखना है, शोरूम खोलना है, सब कुछ करना है। फिर आप टेक्निकल इंजीनियर, और उसके बाद में भी रिस्क हमेशा साथ में है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, डिपेंड करेगा आपका कैपेबिलिटी के ऊपर। तो उसके पहले, जैसे एक स्कूल में हम लोग जाते हैं तो स्कूल में जाने के पहले
प्री स्कूलिंग होता है, जैसे नर्सरी स्कूल होता है, तो नर्सरी में क्या होता है कि बच्चों को स्कूल में जाके वो वहां पे जाके नर्सरी में जाके पढ़ने चाहिए, ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है हमारा, लेकिन उनको आदत लगनी चाहिए, यूनिफॉर्म पहनने की आदत लगनी चाहिए, टिफिन टाइम पे खाने की आदत लगनी चाहिए, दूसरे बच्चों में मिलजुलने की, घूमने की आदत लगनी चाहिए, दूसरे थर्ड पर्सन मतलब समाज के साथ में या सोसाइटी में जो लोग उनको टीचर के साथ में, अननोन लोगों के साथ में बात करने की आदत लगनी चाहिए। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट होने के लिए हम लोग उसको नर्सरी स्कूल में डालते हैं। उसी तरीके से कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले उसका एक नर्सरी होना जरूरी होता है, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी है, ये एक एज ए नर्सरी है। इस नर्सरी में आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपका रिस्क नहीं है, आप उसमें एक्सपीरियंस लीजिए, मार्केट को समझिए, टेक्नोलॉजीज को समझ लीजिए, एंड देन जब जिस दिन आपको आज अगर आपको आज ही कॉन्फिडेंस है, आज आपको कार इलेक्ट्रिक कार का फैक्ट्री चालू करना है, हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज प्रिपेयर है, आपको इमीडिएटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देके आपका फैक्ट्री स्टार्ट हो सकता है। अगर 3 व्हीलर का करना है, हम लोग प्रिपेयर है टेक्नोलॉजी वाइज, कंपोनेंट वाइज, अप्रूवल वाइज, आपको इमीडिएटली 3 व्हीलर का फैक्ट्री आपके ब्रांड से आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको 2 व्हीलर में इंटरेस्ट है, 2 व्हीलर में स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, सभी के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज प्रिपेयर है। बाइसिकल में करना है, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग प्रिपेयर है। बाकी आउटडोर ऑफ रोड व्हीकल्स में करना है, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग प्रिपेयर है। देन आपको एग्रीकल्चर बेस में काम करना है, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज प्रिपेयर है। बोट्स में काम करना है, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज प्रिपेयर है। अगर आज आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, रिस्क उठाने की ताकत है, एंड आप तुरंतली कैपेबिलिटी है कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देके आपका फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शोरूम स्टार्ट करना है या वो होलसेल का बिजनेस करना है, आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि नहीं सर, नया है मेरे लिए इंडस्ट्री, लेकिन मुझे कुछ दिन थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, नॉलेज और गेन करना है, लेकिन उसके साथ में प्रॉफिट भले कम मिला तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट शुरू होना चाहिए, क्योंकि एक नीड्स भी है मेरे, सर्वाइवल भी निकलना चाहिए, एंड देन उसके साथ में पैशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो टेक्निकल फील्ड में भी काम करना है, सर्वाइवल का भी देखना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। देन कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि कुछ भी पता नहीं है, लेकिन टेक्निकली बहुत इंटरेस्ट है सर मुझे, कि मैं टेक्निकल चीजों में मैं काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है? ये बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम करने के बाद में आपको क्या क्या मिलता है? एक तो ट्रेनिंग मिलता है, पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग मिलता है, बिजनेस ट्रेनिंग प्लस टेक्निकल ट्रेनिंग, दोनों चीजें मिल जाती है। सभी प्रोडक्ट, जितने हमारे प्रोडक्ट है, उसका ऑल ओवर इंडिया का आपको वर्चुअल फ्रेंचाइजी मिल जाता है, आप कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं, अगर आपका सेल्स एंड ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट है। तो नहीं है तो भी आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। चलते चलते लोग ऑलरेडी जो जितने बिजनेस एसोसिएट बने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट लोगों ने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, चलते चलते भी आप प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करते हो तो भी आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है ये भी हम लोग देख लेंगे, इतना सिंपल कैसे हमने बनाया, बहुत इजी वे में बिजनेस को बनाया। एंड देन उसके साथ में आपको एक तो टेक्निकल नॉलेज पूरा मिल गया, देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स मिलता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में जैसे बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग, बाइसिकल का कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक स्कूटर का असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल का कन्वर्जन, ये आप अपने हाथ से करोगे प्रैक्टिकली। देन अभी ऐड कर रहे हैं हम लोग 3 व्हीलर का कन्वर्जन एंड 4 व्हीलर का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाती है, आप अपने हाथ से कन्वर्जन करेंगे, उसका वायरिंग, रिपेयरिंग पूरा सिखाया जाता है। तो ये 3 डेज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपका स्टे, फूड सब कंपनी टेक केयर करती है। जो आपका फीस है उसी में वो इंक्लूड रहेगा। देन उसके साथ में जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको कोई रिन्यूअल नहीं है, तो लाइफ टाइम के लिए हो गई। उसका आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप बिजनेस एसोसिएट बनते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको, आपके पास सेटअप है, फैक्ट्री है, स्टाफ है, मशीन्स है, तो जो भी स्टाफ, मशीन्स, जो भी फैक्ट्री सेटअप आपका रहेगा, तो उसके लिए आपको जॉब वर्क हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इमीडिएटली। मतलब जैसे आप बिजनेस एसोसिएट बनते हैं, इमीडिएटली आप जॉब वर्क का डिमांड कर सकते हैं, एंड वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, तो मटेरियल को लेके जाना है, मैन्युफैक्चर करना है, अगेन हमें ही आके बेचना है, तो आपका रिस्क पूरा खत्म हो जाता है। और एग्जिस्टिंग सेटअप में आज बहुत सारी कंपनी ऐसी है, आइडियल है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वेंडर्स थे, बाकी जिन्होंने मशीनरीज डाल के बहुत सारे सेटअप लगा के रखे थे, काम नहीं है आज।
तो उन लोगों को लिए इमीडिएटली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जॉब वर्क हम लोग तुरंत दे सकते हैं एंड इमीडिएटली आपका प्लान को आप एक्टिव कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सर्विसेज में है या सेटअप है आपके पास सर्विसेज वाला, तो वहां पे व्हीकल रिपेयरिंग का आप काम शुरू कर सकते हैं, कन्वर्जन का काम शुरू कर सकते हैं। देन अगर ट्रेनिंग में आपका इंटरेस्ट है, बोलने में आपको अच्छा लगता है, एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है, तो आप गोगो फाउंडेशन का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, या फिर आप वर्चुअली काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एज ए ट्रेनर हमारे साथ में काम कर सकते हैं। क्योंकि डिमांड इतनी बड़ी इंडस्ट्री की, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए 1, 2 या 100 लोगों का से काम नहीं होगा, उसके लिए हजारों लाखों लोगों की जरूरत है। और जो साथ में आ रहे हैं, तो एक सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लस पॉइंट हमारे पास है उसका एडवांटेज आप ले लो, जो प्लस पॉइंट आपके पास है उसका एडवांटेज सबको हो जाएगा, तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो इस मकसद से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम में जैसे आपको छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें लिए 2-3 लाख रुपए कम से कम कैपिटल लगता है, 5-6 लाख बीच स्टार्ट करना है तो भी। लेकिन यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट होके आप इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके चॉइस के प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, आपके चॉइस के फील्ड में काम कर सकते हैं, आपके चॉइस के टाइम पे काम कर सकते हैं, एंड आपके पीछे रिस्क कुछ भी नहीं है। आपको बिजनेस एसोसिएट का लाइसेंसिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है एंड इमीडिएटली बिजनेस को स्टार्ट करना है। दूसरी बात, जितने भी बिजनेस एसोसिएट है आज के डेट में, जिस तरीके से आप इंडिया में ऑनलाइन सेल्स में बाकी प्रोडक्ट्स में अमेजोन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट सप्लाई में gogoa1.com आज इंडिया में नंबर 1 पे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट सप्लाई में gogoa1.com ऑनलाइन सेल्स में आज नंबर 1 पे है। तो इसी वेबसाइट का जो पिछले 5 साल 6 साल से हमारा जो गुडविल क्रिएट हो चुका है, जो मार्केट में एक नाम है, जो प्रोडक्ट पॉपुलर है, तो उन सभी प्रोडक्ट का ऑथोरिटी लाइसेंसिंग आपको मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया का। डीलरशिप भी आप लेते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मिलेगा, एक प्रोडक्ट के लिए मिलेगा, लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने टेक्निकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंड उसके साथ में ऑनलाइन के लिए आपको किस तरीके से आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का है, तो एग्जिस्टिंग सेटअप को आप इनेबल्ड कीजिए। ट्रेनिंग में करना है तो ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, सर्विसेज में करना है तो सर्विसेज में भी कर सकते हैं। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस का फीस है 50,000 रुपीज। एक्चुअली ये कोर्स हम लोग जनवरी में लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के पीरियड में सबको टाइम मिला है, तो उस टाइम का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया। जो पहले बैच में लोग थे 62 लोग थे, देन एवरी मंथ बैच हो रहा है 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, वेबिनार थ्रू ट्रेनिंग मिलता है एंड उसके बाद में 3 डेज का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में कभी भी आके आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड की वजह से आपको फिक्स बैच नहीं दे सकते। हर एक एरिया से लोगों को आने के लिए जब सहूलियत होगी वो आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये ऑपरेट होता है इसका इन डिटेल आप जो गोगो फाउंडेशन के हेड है उमेश सर या फिर बाकी टीम भी है, तो उनके साथ आप डिस्कस करके और डिटेल ले सकते हैं। तो 50,000 रुपीज इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन जो इस मंथ में कर रहे, जुलाई मंथ में कर रहे, उनके लिए 20,000 रुपीज डिस्काउंट दिया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो ये बैच में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं, उनके लिए 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक का, और प्रैक्टिकल का हर महीने 2 बैच होता है, जैसे 12, 13, 14 एंड 22, 23, 24 हर महीने में 2 प्रैक्टिकल का बैच होता है। जो प्रैक्टिकल करने आप आएंगे तो इधर आने तक का खर्चा आपको करना है, यहाँ पे आने के बाद में स्टे एंड फूड वो कॉस्ट पूरा कंपनी करेगी। देन उसके साथ में ये तो हो गया 3 दिन का, उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, जिंदगी भर कोई फीस देने का जरूरत नहीं है। उसके साथ में आपको यहाँ पे रहिए, फिर आपका क्योंकि 3 दिन आप मेहमान थे तो खर्चा हमने किया, 3 दिन के बाद आप फैमिली मेंबर बन गए, तो जैसे बाकी फैमिली मेंबर वर्क करते हैं आप भी वर्क एंड लर्न, आप काम कीजिए जो आपका इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे किसी को इंटरेस्ट है स्कूटर असेंबली में, तो हमारा जो स्कूटर का असेंबली यूनिट है वहां पे आप वर्क कीजिए, मैनेज कीजिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लीजिए, एक्सपर्ट बनिए एंड देन आपका बिजनेस है। उसके लिए कोई फीस देने का जरूरत नहीं। जिसका इंटरेस्ट है मोटरसाइकिल कन्वर्जन में, आप आइए, मोटरसाइकिल कन्वर्जन के डिपार्टमेंट में वर्क कीजिए, आप प्रैक्टिकली कन्वर्जन कीजिए, एक्सपर्ट बन जाइए एंड देन आपका बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और कभी भी जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस, ये प्री स्कूलिंग है,
जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इमीडिएटली आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क नहीं लेना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट सब कुछ करना है, तो आप बिजनेस एसोसिएट बन जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपर्टाइज कीजिए एंड देन आपका बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद में लाइफ टाइम इसको कोई रिन्यूअल नहीं है। किसी को आर&डी करना है तो वर्कशॉप नहीं है उनके पास में, तो गोगो ग्रुप का जो वर्कशॉप है, आर&डी सेंटर है, तो वहां पे आप आके आपके प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके लिए कोई कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। जो कंपोनेंट आप परचेस करेंगे या फिर जो कंज्यूमेबल्स आप यूज करेंगे, उसका ही कॉस्ट आपको देने की जरूरत है। ट्रेनिंग में जिसको इंटरेस्टेड है, गोगो फाउंडेशन के साथ में वर्क कीजिए, लर्न कीजिए, सीखिए, सभी मॉडल्स को सीखिए, बिजनेस ट्रेनिंग्स को सीखिए, सभी चीजों को सीखिए। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप ट्रेनिंग का आपको खुद को बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद कीजिए, या फिर एसोसिएट होके करना है, तो हमारे साथ में करते रहिए।